हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज चैप्टर 12। अब ये चैप्टर किस बारे में बात करते हैं? ये बात करते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उनकी मीटिंग और यहाँ पर उनकी पावर्स के बारे में कि भाई उनको अपॉइंट तो किया गया, हमने ठीक है समझ लिया कि उनको कैसे अपॉइंट करना है, लेकिन वो कर क्या सकते हैं और उन्हें करना क्या होता है, ड्यूटीज क्या है, क्या चीजें रहती हैं। तो यही सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है आपका सेक्शन 173, ये आपका अप्लाई होगा सभी चीजों पर, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पर उन कंपनीज पर अप्लाई नहीं होगा जो 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनीज है, डोमेंट कंपनीज के अंडर आती हैं। साथ में अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और ये एक स्टार्टअप है, तो इनको भी यहाँ पर ये सेक्शन जो है फॉलो नहीं करना। अच्छा, ये जितनी भी एग्जाम्प्टेड कंपनी है, ये केवल क्या करेंगी, 2 मीटिंग्स रखेंगी एक साल में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं हमारे फाइनेंशियल ईयर के या फिर हमारे कैलेंडर ईयर के, तो एक मीटिंग आपकी 6 महीने के अंडर हो जानी चाहिए। तो हर मतलब बेसिकली 2 हाफ्स में हम अपने साल को डिवाइड करेंगे, 6 महीने 6 महीने, तो हर 6 महीने में एक मीटिंग आपकी हो जानी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो गैप रहेगा 2 मीटिंग्स के बीच में, वो मिनिमम यहाँ पर 90 दिन का तो रहना ही चाहिए। रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आपकी जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। अच्छा, इसके अलावा 4 बोर्ड मीटिंग्स हर साल करनी है। बाकी सब में हमने देखा था कि जो एक्सेप्शंस हैं वहां पर तो हमें 2 मीटिंग्स रखनी है, यहाँ हमें 4 मीटिंग्स रखनी है और 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स के बीच में 180 20 दिन से ज्यादा का गैप होना नहीं चाहिए और एग्जामिशन में मिनिमम 90 दिन का गैप तो होना ही चाहिए। ये बोल रहे हैं यहाँ पर 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये फिजिकली होती हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस या अदर वीडियो ऑडियो विजुअल मीन से हो सकती हैं, प्रोवाइडेड कि जो सिस्टम है वो रिकॉर्ड करे इन मीटिंग्स को और जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, हमारे डेट और टाइमिंग की साथ में सारी चीजों को रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनका एक माइन्यूट्स बनते हैं, जिसे बोलते हैं मॉम शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो ड्राफ्ट माइन्यूट्स हैं, कि जो बातें हुई हैं, वो सभी डायरेक्टर्स को यहाँ पर सर्कुलेट की जाएंगी 15 दिन के अंदर अंदर मीटिंग के। और डायरेक्टर यहाँ पर कंफर्म करेंगे एक्यूरेसी कि भाई ये जो हमारी मीटिंग्स की माइन्यूट्स भेजी गई हैं, क्या ये करेक्ट है, एक्यूरेट है या नहीं है। और साथ में यहाँ पर विद इन सच रीजनेबल टाइम एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड, या तो 7 दिन के अंदर करनी है या फिर हो सकता है बोर्ड ने बोला कि नहीं 5 दिन में ही करनी है, तो आपको फिर उतना ही टाइम डिसाइड करना होगा। नोटिस यहाँ पर मीटिंग का कि भाई मीटिंग होने वाली है, ये कब दिया जाएगा, तो रिटन में यहाँ पर भेजा जाता है मिनिमम 7 दिन पहले, ठीक है। तो 7 दिन का नोटिस यहाँ पर हर एक डायरेक्टर को दिया जाएगा उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर। ये आपका हैंड से भी आप डिलीवर कर सकते हो, पोस्ट भी कर सकते हो या ईमेल भी कर सकते हो। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, अगर यहाँ पर आपने ये मीटिंग्स नहीं रखी हैं, तो सॉरी, यहाँ पर अगर आपने नोटिस नहीं भेजा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपीज की। आगे समझ में? तो यहाँ पर आपकी जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, पहले 30 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग हो जानी चाहिए। 4 मीटिंग्स आपको साल में रखनी है और हर मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 7 डेज का नोटिस रिक्वायर्ड है मीटिंग होने से पहले डायरेक्टर्स को, और वो भी इन हैंड देना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड है या फिर ऑडियो विजुअल मीन्स जैसे भी हो पाए, लेकिन हमारे सिस्टम को उसको रिकॉर्ड करना है। ड्राफ्ट ऑफ माइन्यूट्स हमारे 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर डायरेक्टर्स एक्यूरेट है या नहीं, इस चीज की कंफर्मेशन देते हैं। स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, डोरमेंट, स्टार्टअप जो है, इनको 2 मीटिंग्स रखनी होती है और साथ में 90 दिन का मिनिमम यहाँ पर गैप होना चाहिए। सेक्शन 174 पर आ जाते हैं। कोरम क्या है हमारी बोर्ड मीटिंग्स का? तो कोरम क्या होता है कि भाई मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए कि एक मीटिंग को हम वैलिड माने। तो यहाँ पर 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, अगर यहाँ पर मान लो 15 लोग हैं आपके, ठीक है, तो 15 में से कम 5 लोग तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, या फिर 2 डायरेक्टर्स यहाँ पर, तो जो भी नंबर आपका हाई है, तो 2 और 5 में कौन सा हाई होगा, 5 हाई होगा, तो कम से कम 5 लोगों को उस मीटिंग को अटेंड करना है। अब एक स्पेशल केस है यहाँ पर सेक्शन 8 की कंपनीज, जो कौन सी थी आपकी, नॉट प्रॉफिट कंपनीज थी। लास्ट लेक्चर में मैंने सब बताया था कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर आ सकती हैं। तो 8 मेंबर्स या फिर 25% इनकी टोटल स्ट्रेंथ के, तो हमें इतना लोग यहाँ पर चाहिए। जो भी कम होगा,
लेकिन आपका 2 से नंबर कम नहीं होना चाहिए, या तो 8 मेंबर्स या तो फिर यहाँ पर 15% उसमें आ जाएगा 25 में। जैसे मान लो 16 लोग हैं, तो कम से कम आपको या तो 4 लोग या तो 8 लोग, अब इसमें से कौन-सा वाला लिया जाएगा? अगर सेक्शन 8 की कंपनी है तो 4 लोग, जो भी कम है। लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर है कम वाला, वो 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके कम हैं और कोरम बड़ा है, क्योंकि वैकेंसीज आई हुई हैं, तो बोर्ड यहाँ पर डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। ये क्या करेंगे? ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को लेकर आ सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स को ला सकते हैं, या तो फिर एक जनरल मीटिंग बिठाएंगे ताकि पहले हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें, उसके बाद में ही यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। तो अगर यहाँ पर 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर्स या फिर 2/3 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, तो कोरम जो है वो मिनिमम 2 हो जाती है नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स की। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कौन से हो गए? जिनका कंपनी के ऑपरेशंस में पूरा इंटरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, एडजॉर्नमेंट रूल यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर कोरम आपका प्रेजेंट नहीं है, तो मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न मानी जाएगी, अनलेस कि आर्टिकल यहाँ पर जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसने कुछ और बात कही, वरना हम यही मानकर चलेंगे कि ठीक है ये मीटिंग एक तरीके से खारिज हो गई है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ना इंटरेस्टेड और नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लो एक ऐसे पर्सन है जिनके पास में कंपनी के शेयर्स हैं, या फिर वो पार्टनर, ओनर या मेंबर है किसी और कंपनी में जो कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रही है इस कंपनी के साथ में, या वो किसी के रिलेटिव हैं, या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इनका, तो ये सभी लोगों को यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं। आगे समझ में? और जो लोग यहाँ पर आपके कंसिडर जो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, वो आपके क्या बन जाते हैं? नॉन इंटरेस्टेड बन जाते हैं, जिनका कोई भी डायरेक्ट फाइनेंशियल या फिर किसी भी तरह का इंटरेस्ट कंपनी में नहीं है। तो ये बोर्ड डिस्कशंस और वोट्स में आराम से यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेशन है वो शो कर लेते हैं। ओके, चलो अब आती है बात रेजोल्यूशंस की। भाई रेजोल्यूशंस यहाँ पर अगर हमें सर्कुलेशन से पास करने हैं, तो एक रेजोल्यूशन यहाँ पर वैलिडली कब पास होगा? जब ये सर्कुलेट होगा ड्राफ्ट में, सभी नेसेसरी पेपर्स दिए जाएंगे सभी डायरेक्टर्स को उनके रजिस्टर्ड एड्रेसेस पर, फिर यहाँ पर अप्रूवल आएगा फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू वोट। तो यहाँ पर जो भी लोग वोटिंग कर रहे हैं उसमें मेजोरिटी अगर मान जाती है, तो जो भी मेजोरिटी डिसीजन लेगी उसी के साथ में हम जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 176। तो डिफेक्ट्स यहाँ पर इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट। तो अगर कोई पर्सन है जिन्होंने एक डायरेक्टर की तरह यहाँ पर एक्ट किया, लेटर ये पता किया गया कि जो उनकी अपॉइंटमेंट थी या तो वो ही इनवैलिड थी या वो एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, तो यहाँ पर जो उन्होंने एक्ट्स किए हैं, जो भी काम उन्होंने किया है, जो भी वोटिंग्स वगैरह वगैरह उन्होंने किए हैं, वो सब वैलिड मानी जाएंगी ताकि हम कंपनी के फंक्शनिंग को बचा सकें। तो मिनिमम कोरम आपका 2 ही रहेगा। अगर सेक्शन 8 कंपनीज हैं तो भी यहाँ पर कुछ स्पेशल रिलैक्स्ड है आपका कि 8 या फिर 25% ऑफ टोटल मेंबर्स, और उसमें भी जो भी आपका लेस होगा। लेकिन ये भी नंबर आपका 2 से कम नहीं हो सकता, ये जो 25% का है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स रूल क्या है कि कम से कम यहाँ पर 2/3 डायरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, अगर वो हमारे इंटरेस्टेड हैं तो कोरम आपका मिनिमम 2 इंटरेस्ट नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को रखेगा, ठीक है। सेक्शन 176 इंश्योर करता है कि बिजनेस जो है वो आपका चलता रहे चाहे टेक्निकल डिफेक्ट्स आ रहे हैं अपॉइंटमेंट में। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑडिट कमिटी। तो ये सेक्शन 177 है जो कि बात कर रहा है कि भाई हमारी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज और नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, यहाँ पर सभी को एक ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल इनकी 10 करोड़ या उससे ज्यादा होगी, और टर्नओवर इनका 100 करोड़ या उससे ज्यादा होगा। अगर आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर से डिपॉजिट्स की बात करें, तो ये भी आपका 50 करोड़ या उससे ज्यादा का हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्हीं सभी कंपनीज के लिए क्या होगा? मैंडेटरी हो जाएगा कि वो एक ऑडिट कमेटी बिठाएं। अब एग्जाम्पशंस क्या है? कोई भी अनलिस्टेड जॉइंट वेंचर कंपनी है, अनलिस्टेड यहाँ पर होली ओन सब्सिडरी है, या फिर अनलिस्टेड डोरमेंट कंपनी। अनलिस्टेड मतलब which is not listed on any stock exchange। composition, तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पर आपकी मेजोरिटी बनाएंगे, ठीक है। तो इतने तो लोग होने ही चाहिए कि भाई अगर मान लो 5 डायरेक्टर्स मेरे पास में इंडिपेंडेंट हैं,
बेसिकली 5 मान लो मेरे पास यहाँ पर आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और 3 यहाँ पर क्या है आपके डिपेंडेंट डायरेक्टर्स या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, राइट। पावर्स एंड फंक्शंस, तो यहाँ पर जितने भी मैटर्स हमारे बोर्ड ने बोले हैं उनमें ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ओमनीबस अप्रूवल यहाँ पर आपका एक रूल चलता है जिसमें कि आप ये देखेंगे कि ये केवल 1 ही साल के लिए यहाँ पर वैलिड रहेंगे एंड ये कुछ भी अप्रूव नहीं कर सकते लाइक सेल डिपोजल ऑफ एनी अंडरटेकिंग, तो ये सब काम इनके नहीं है। इसके बाद में अगर बात करें ओमनीबस अप्रूवल में यहाँ पर जो डिटेल्स है, विदाउट डिटेल्स अगर आप दे रहे हो तो आप मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इससे ज्यादा का नहीं कर सकते। तो ओमनीबस अप्रूवल जो है वो आपका कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी के एलओडीआर की जो रेगुलेशंस रहते हैं उन दोनों में आता है, जिसका मतलब ये होता है कि भाई एक ब्लैंकेट अप्रूवल आपका लगेगा। क्या हो रहा है, एक ब्लैंकेट अप्रूवल आपका चलेगा जिसमें कि यहाँ पर ऑडिट कमिटीज को देती है जितनी हमारी कैटेगरीज है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए क्या होगा, एक ही फाइनेंशियल रूल ईयर के लिए अप्रूवल होगा यहाँ पर, साथ में आप यहाँ पर सेल या डिस्पोजल नहीं कर सकते हो अपनी अंडरटेकिंग की। ऑल्सो यहाँ पर ओमनीबस अगर अप्रूवल यहाँ पर आपको चाहिए बिना डिटेल्स दिए तो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीस पर ट्रांजेक्शन आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस वगैरह लगती हैं कि भाई किससे आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उतना आपको डिटेल में नहीं जाना। ऑडिटर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल्स की बात करें तो यहाँ पर एक इनके पास सभी के राइट है कि इनकी बातों को मीटिंग्स में सुना जाए, लेकिन इनको वोटिंग राइट्स नहीं दी जाती। ऑडिटर्स के पास में वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन मीटिंग्स अटेंड करना और मीटिंग्स में अपनी बात बोलना दोनों का ही यहाँ पर हक है। बोर्ड की रिपोर्ट की अगर डिस्क्लोजर्स की बात करें तो कॉम्पोजिशन यहाँ पर ऑडिट कमेटी की इफ रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो रीजन यहाँ पर बताया जाएगा कि भाई रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। विजल मैकेनिज्म, तो मैंडेटरी है अगर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स को लेती है, पब्लिक से पैसा ले रही है या फिर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर बोरोइंग्स की गई है 550 करोड़ से ज्यादा। पर्पस क्या है कि डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज जो हैं वो यहाँ पर जेन्यून कंसर्न्स को रिपोर्ट कर पाए, इसीलिए यहाँ पर एक विजल मैकेनिज्म भी इनकी रहती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 178, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई नॉमिनेशन और रेन्यूमरेशन कैसे होगा और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं यहाँ पर नॉमिनेशन एंड रेन्यूमरेशन कमेटी की। तो हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी, नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसके पास में पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा का है, टर्न ओवर 100 करोड़ से ज्यादा का है, या फिर लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं, तो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन या तो फॉलो हो रही हो या तो आप एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, तो आपको यहाँ पर नॉमिनेशन एंड रेन्यूमरेशन कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें कि 3 या उससे ज्यादा आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आएंगे। ओवरऑल यहाँ पर 50% या उससे ज्यादा के नॉन यहाँ पर सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। चेयरपर्सन जो है कंपनी के वो इसके मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी के अगर कोई चेयरपर्सन है तो वो एनआरसी कमेटी के भी मेंबर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव, लेकिन वो चेयरपर्सन नहीं बन सकते इस कमेटी के। अब ड्यूटीज क्या है, पॉलिसीज जो फ्रेम करनी है कि भाई हमें यहाँ पर डायरेक्टर्स को किस तरह से सैलरीज वगैरह देनी है, के एमपीज को और एम्प्लॉइज को, पूरा प्रोसेस डिसाइड किया जाएगा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए बाय बोर्ड एनआरसी एक्सटर्नल एजेंसी। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस मॉनिटर किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी ही चीजें देखी जाएंगी कि भाई किसी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है तो कौन कौन से फैक्टर्स या फिर कौन से केपीआईज हमें फॉलो करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, यहाँ पर जो भी ऑडिट कमेटी ने बातें बोली गई हैं, सॉरी इस कमेटी ने जो भी बात की है एनआरसी कमेटी ने, वो सब, और कंप्लायंस कैसे हो रहा है। एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं अब हम हमारे एसआरसी की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर एक कंपनी है जिसके पास में 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स एट एनी टाइम इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो फिर मीटिंग और रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पर। फिर आपको नॉमिनेशन एंड रेन्यूमरेशन कमेटी अलोंग विद दैट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के चेयरपर्सन जो हैं वो जनरल मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर किसी और को ऑथराइज करेंगे कि वो इन जनरल मीटिंग्स को अटेंड करें।
पेनल्टीज की अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई पेनल्टीज क्या लगेंगी अगर हमने कॉन्ट्रावीन किया सेक्शन 177 एंड 178 में, तो अगर कंपनी यहाँ पर डिफॉल्ट कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में 5 लाख रुपीज, अगर ऑफिसर्स हैं तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज, ठीक है, पर ऑफिसर। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ओमनीबस अप्रूवल है तो मैक्सिमम वैलिडिटी उसकी 1 साल के लिए रहेगी, और अगर आप बिना किसी डिटेल्स के दे रहे हो तो यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उसमें 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। ऑडिट कमेटी में आपके पास में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। अगर आपके पास में एनआरसी बन रही है तो इसमें आपके पास कम से कम 3 या उससे ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और 50% या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। एसआरसी यहाँ पर मैंडेटरी है अगर आपके पास में एज अ कंपनी 1000 सिक्योरिटी होल्डर से ज्यादा है, और इन सिक्योरिटीज में कंपनी के शेयर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं और साथ में यहाँ पर पब्लिक डिपॉजिट्स आ जाते हैं। पावर ऑफ बोर्ड, तो जनरल रूल क्या है कि बोर्ड यहाँ पर सभी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है जो कि कंपनी की ने इसको ऑथराइज किया है, ठीक है, या फिर कंपनी ऑथराइज है करने के लिए। रिस्ट्रिक्शन क्या है, एक रेगुलेशन पास की जाती है जनरल मीटिंग में और बोर्ड को यहाँ पर से फॉलो करना है। बोर्ड की जो भी हमारी पावर्स हैं वो रेजोल्यूशंस के थ्रू यहाँ पर एक्सरसाइज की जाती हैं, और ये रेजोल्यूशंस पास कहाँ होते हैं, जो बोर्ड की जनरल मीटिंग्स होंगी, एक्सेप्ट जहां पर एक्ट अलाउ कर रहा है कि सर्कुलेशन या रेजोल्यूशन दूसरे मीन से होगा। पास्ट डिसीजंस ऑफ बोर्ड जो हैं वो वैलिड रहते हैं इवन इफ लेटर यहाँ पर जनरल मीटिंग रेगुलेशंस ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट करा, लेकिन पुराने डिसीजंस आपके यहाँ पर वैलिड रहेंगे। सेक्शन 180 पर आ जाते हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस क्या है ऑन बोर्ड ऑफ पावर्स ऑफ बोर्ड, कि भाई ये क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। तो बोर्ड को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है किस किस चीज के लिए, अगर यहाँ पर इनको होल में या सब्सटेंशियली होल या मतलब बेसिकली बड़ा पार्ट अपनी अंडरटेकिंग का जो है वो बेचना है या लीज पर देना है या फिर यहाँ पर डिस्पोज करना है। इन्वेस्ट कॉम्पनसेशन, तो यहाँ पर अदर देन इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज अगर बोर्ड को क्या करना है, मर्जर या अमालगमेशन करना है, तो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो। बोरोइंग लिमिट्स की बात करें तो अगर बोरोइंग्स आपकी ज्यादा हैं, ठीक है, जो आपके पास पेड अप कैपिटल है और जितने फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम हमने सबको यहाँ पर ऐड किया, तो अगर सबको ऐड करने के बाद में भी हमारी बोरोइंग्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग इसमें टेम्पररी लोन्स अगर हमने लिए हैं फ्रॉम बैंकर्स। इसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पर स्पेसिफाई करेगा कि मैक्सिमम बोरिंग लिमिट हमारी क्या रहेगी। रेमिट या एक्सटेंड रीपेमेंट ऑफ डेट ओड बाय अ डायरेक्टर, तो यहाँ पर अगर कोई भी पैसा है या ठीक है, या फिर यहाँ पर हमें लग रहा है कि भाई डेट लिया गया है उसकी रीपेमेंट होनी है, तो वो कब होनी है, जब यहाँ पर डायरेक्टर ने इसको ओ किया है, डायरेक्टर ने कुछ उधार वगैरह लिया है, ठीक है। सेफ गार्ड और एग्जाम्पशंस, तो बायर और लेजी जो हैं, लेजी कौन होते हैं, लेजी देखो लेजर होते हैं ओनर और लेजी होते हैं यहाँ पर जिसने लीज पर लिया है, तो जो यूजर होता है यूजर लेजी होता है। तो ये आपका गुड फेथ में रहते हैं और वैलिड टाइटल इनको मिलते हैं इवन दो बोर्ड जो है इनकी पावर्स एक्सीड हो गई थी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो रियल एस्टेट कंपनी जो है वो अगर प्रॉपर्टी बेच रही है तो फिर ऐसी सिचुएशन में थोड़ी आप बार बार स्पेशल रेजोल्यूशन रखोगे। स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पर सेल या लीज के आएंगे अगर यहाँ पर ऑल्सो कुछ कंडीशंस ऐड हो जाएंगी, अगर यूज और डिस्पोजल हो रहा है प्रोसीड्स का। अगर आपका डेट यहाँ पर ज्यादा है, लिमिट जो है वो आपकी क्या हो गई, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सीड कर गई है, तो वो आपका इनवैलिड माना जाएगा अनलेस कि लेंडर यहाँ पर गुड फेथ में इस पैसे को दे रहा है और उनको नॉलेज विदाउट नॉलेज ऑफ एक्सेस, उन्हें ये नहीं पता था कि भाई ये जो यहाँ पर पैसा दिया गया है इसने अपनी लिमिट को एक्सीड कर दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 181 पर जो बात करता है आपसे चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो बोर्ड कंट्रीब्यूट करेगा चैरिटेबल फंड्स में। जनरल मीटिंग अप्रूवल से पहले यहाँ पर बेसिकली हमें जनरल मीटिंग अप्रूवल से प्रायर चाहिए होगा, पहले ही चाहिए होगा, अगर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स है। समझ में आया, मुझे यहाँ पर जो क्या करना है, चैरिटी करनी है, तो मैं देखूंगी भाई मेरे यहाँ पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट रहा है 3 साल में। अब 3 साल में जो मेरा एवरेज नेट प्रॉफिट रहा है उसके 5% से ज्यादा का मैं चैरिटी नहीं कर सकती हूँ, तो इसमें भी मुझे प्रायर जनरल मीटिंग अप्रूवल चाहिए होगा।
सेक्शन 182 की बात करें पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो एलिजिबल कंपनीज जो हैं अगर वो यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए और एक ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो कि 3 साल से कम पुरानी है, ठीक है, मतलब कि 2 साल पुरानी है या 1 साल पुरानी है या बिल्कुल नहीं बनी है। और ये अलाउड कब होगा, जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाता है। कोई स्टैट्यूटरी कैप नहीं है। अर्लियर यहाँ पर 7.5% था आपके नेट प्रॉफिट का, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। अब आप कितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर वायलेशन किया तो कंपनी के ऊपर फाइन लग सकता है 5 टाइम जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट को जेल हो सकती है 6 महीने की, या फिर फाइन लग जाएगा 5 टाइम्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। सेक्शन 183 बात करते हैं नेशनल डिफेंस फंड की। तो बोर्ड यहाँ पर कितना भी अमाउंट नेशनल डिफेंस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर कोई ऐसा फंड जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है डिफेंस पर्पसेस से। तो इस पर कोई लिमिट नहीं लगेगी और ना ही कोई प्रायर अप्रूवल की जरूरत है। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं सेक्शन 179 में कि जितनी भी कंपनी को पावर दी गई है वो सारी पावर्स बोर्ड एग्जीक्यूट एक्सरसाइज कर सकता है और यहाँ पर रेजोल्यूशंस इनको पास करने हैं। सेक्शन 180 बोलता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए अगर आपको सेलिंग, अंडरटेकिंग, डिस्पोजिंग या फिर लीजिंग करनी है, यहाँ पर बियॉन्ड लिमिट्स इन्वेस्ट करना है, मर्जर कंपनसेशन और रेमिट डायरेक्टर्स डेट। सेक्शन 188 181 बात करते हैं कि अगर आपके एवरेज नेट प्रॉफिट से चैरिटी जो है, ठीक है, 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट से चैरिटी ज्यादा है तो फिर जीएम का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। अगर सेक्शन 182 की बात करें तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तभी अलाउड है विद बोर्ड रेजोल्यूशन। और सेक्शन 183 क्या बात करता है, डिफेंस फंड यहाँ पर आप कितना भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर डिफेंस फंड के अलावा कोई भी ऐसा फंड जो कि गवर्नमेंट ने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि वो डिफेंस पर्पसेस में यूज होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। अब हर एक डायरेक्टर को बताना होगा कि भाई कंपनी से वो किस तरह से रिलेटेड है, किसी की शादी हुई है और वो जो है क्या उस कंपनी के ओनर हैं जिनसे शादी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर कंपनी में आपने शेयर्स खरीद रखे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग तरीके से एक कंपनी का इंटरेस्ट, एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट एक कंपनी में हो सकता है। या फिर इनके क्लाइंट्स जो हैं, ए मान लो ए कंपनी है, इसके डायरेक्टर मिस्टर ए हैं और यहाँ पर ये जो मिस्टर डायरेक्टर ए हैं और यहाँ पर एक बी कंपनी है, ठीक है। अब बी कंपनी यहाँ पर सामान देती है ए को। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, मिस्टर ए अगर बी के वो बन जाते हैं या फिर कुछ ऐसे डायरेक्टरशिप होती है तो वो भी इंटरेस्ट आपको दिखाने, तो डिस्क्लोजर्स में आपको कब देने हैं, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी होगी एवरी फाइनेंशियल ईयर, और जब भी चेंज इन इंटरेस्ट आएगा। मान लो पहले आपकी शादी नहीं हुई थी, अब आपकी शादी हो रही है किसी रिलेटेड पर्सन से, रजिस्टर होंगे इंटरेस्ट नोटिसेस कैप्ड फॉर 8 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इन वायलेशन, तो कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहाँ पर वायलेट कर रहे हैं इस प्रोविजंस को, इन सेक्शंस को, तो वो वॉइडेबल होंगे एट ऑप्शन ऑफ कंपनी। पेनल्टी डायरेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा अगर वो ये सारी बातों को फॉलो नहीं करते। सेक्शन 185 बात करता है लोन टू डायरेक्टर्स। तो ये आपका प्रोहिबिटेड है कि आप अपनी कंपनी जो है वो अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती। कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडवांसेस नहीं दे सकती है अब यहाँ पर अपने डायरेक्टर्स को, या फिर कोई भी ऐसे पर्सन जो कि डायरेक्टर में यहाँ पर इंटरेस्टेड है। कब परमिटेड है, अगर लोन दिया जा रहा है एमडी दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर्स को ऑफ एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉय स्कीम। ये लोन यहाँ पर जो है वो परसुएंट है टू स्पेशल रेजोल्यूशन। पेनल्टीज की बात करें तो 5 लाख और 25 लाख रुपीस का फाइन लगेगा। ऑफिसर इन डिफॉल्ट अगर इनको जेल हो जाती है फॉर लेस देन 6 months, या फिर फाइन लगेगा 5 से 25 लाख का। डायरेक्टर और बेनिफिशियरी की बात करें तो जेल आपको 6 महीने या उससे कम की होगी, या फिर फाइन लगेगा 5 लाख या 25 लाख, या फिर आपको जेल के साथ 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 में फाइन भी देना पड़ सकता है। सेक्शन 186 में देखेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है कि लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। तो मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। तो लिमिट क्या है, कंपनी कैन नॉट गिव लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट मोर देन जितना पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम में इसके है, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर। इन दोनों में जो भी हायर अमाउंट होगा उससे ज्यादा का लोन गारंटी या सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं दे सकती है, उससे कम का देना है उतना भी नहीं दे सकते हैं। लोन मस्ट कैरी इंटरेस्ट रेट
दैट इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स। जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स वगैरह आते हैं उसके हिसाब से हम बॉन्ड यील्ड्स देखेंगे। यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करना है कि क्या क्या लोन्स आपने दिए हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं विद इन 7 डेज। पेनल्टी की बात करें, कंपनी डिफॉल्ट करेगी 25,000 से 5 लाख का फाइन है, ऑफिसर करेंगे तो जेल हो सकती है 2 साल तक की, और साथ में फाइन लग सकता है 25,000 से 1 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी, अब इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी के ओन नेम में हमने रखनी है। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस यहाँ पर डिपॉजिटिंग सिक्योरिटीज विद बैंक को, डिपॉजिटिंग ट्रांसफरिंग टू एसबीआई और शेड्यूल बैंक फॉर ट्रांसफर फैसिलिटेशन, प्लेज की है आपने सिक्योरिटी ताकि लोन रिपेमेंट कर पाओ, या फिर आपके जो डिपॉजिटरी का नाम है उसके नाम पर कुछ होल्डिंग्स आपके पास हैं। अगर यहाँ पर ठीक है कंपनी के नाम में नहीं है हमारी इन्वेस्टमेंट, तो रजिस्टर हमें मेंटेन कर कर चलना होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हो रखी हैं। पेनल्टी 5 लाख रुपए की है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 रुपीज की। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, तो बोर्ड रेजोल्यूशन यहाँ पर चाहिए। अगर हम इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई इनको अपने गुड्स या मटेरियल्स बेच रहे हैं, या फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, या फिर लीजिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, साथ में यहाँ पर अगर हम अवेल कर रहे हैं या रेंडर कर रहे हैं सर्विसेज, और अपॉइंटमेंट कर रहे हैं किसी एजेंट का फॉर गुड्स सर्विसेज और प्रॉपर्टी, ठीक है, या अपॉइंटमेंट कर रहे हैं टू ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन कंपनीज और सब्सिडरी एसोसिएट, या फिर अंडरराइटिंग कर रहे हैं सिक्योरिटीज की। तो क्रॉसिंग अगर यहाँ पर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा की है या पेड अप कैपिटल थ्रेशोल्ड को यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पता है ना, एक सब्सिडरी जो है वो होल्डिंग कंपनी को, या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कोई सामान बेच रही है तो कुछ प्राइस पर यहाँ पर चीजें कर रहे हैं। वोटिंग रिस्ट्रिक्शंस, रिलेटेड पार्टी मेंबर्स जो हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि अगर यहाँ पर 90% मेंबर्स हैं जो कि रिलेटिव्स हैं हमारे प्रमोटर्स के, या फिर रिलेटेड पार्टीज, तो रिस्ट्रिक्शंस आपकी एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन बोर्ड्स रिपोर्ट विद जस्टिफिकेशन, आपको पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन देना होगा कि भाई आपने ये ट्रांजेक्शन क्यों करे। और एंटर्ड, अगर आपने यहाँ पर बिना किसी अप्रूवल के, बोर्ड के अप्रूवल के आप इस पूरे ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हो, तो 3 महीने के अंदर अंदर इसे रेटिफाई करो, अदरवाइज ये वॉइडेबल माना जाएगा। डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी का जो भी यहाँ पर लॉस हुआ है उसका भुगतान करना पड़ेगा। पेनल्टी 25 लाख रुपीज तक लग सकती है डायरेक्टर और एम्प्लॉय लिस्टेड कंपनी के, और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए 5 लाख तक की। सेक्शन 189 ये बात करता है कि रजिस्टर कैसे किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट्स को या उन अरेंजमेंट्स को जहां पर डायरेक्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। तो कंपनी यहाँ पर एक MBP4 रजिस्टर मेंटेन कर कर चलेगी, जिसमें कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, ठीक है, यहाँ पर मिस्टर ए काम करते हैं और मिस्टर ए की ही वाइफ मिसेस बी जो है वो यहाँ पर एक डायरेक्टर है। तो अगर इनके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आ जाएगा, और ऐसे में हमारे पास में कंपनी को MBP4 भरना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर वो बता पाए कि भाई इस तरीके के कुछ रिलेशनशिप्स मेंटेन की जा रही हैं और डायरेक्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। और यहाँ पर ये कब होगा? अगर जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वो 5 लाख रुपीज पर ईयर से ज्यादा की है। हर एक डायरेक्टर KMP डिस्क्लोज करेंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर जो अपॉइंटमेंट या सेसेशन है, ठीक है, उनके कंसर्न या इंटरेस्ट इन अदर कंपनीज और एसोसिएशन, तो इनको विद इन 30 दिन, जैसे मान लो कोई नया नया यहाँ पर रिलेटेड पार्टी आपका सीन हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा कि आप बता दो आपका किसके साथ में अफेयर है। रजिस्टर कैप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एंड ओपन फॉर इंस्पेक्शन, ये जो रजिस्टर है जिसमें सारे के सारे आपके रिलेशंस रखे जाएंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के बारे में, वो आपका ओपन रहेगा, उससे कोई भी कभी भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस में। और पेनल्टी जो है वो डायरेक्टर पर लगेगी अगर वो डिफॉल्ट कर जाएंगे 25,000 रुपीज की। सेक्शन 190 बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर्स। तो जब हम इन्हें ऑन बोर्ड कर रहे हैं, कंपनी में लेकर आ रहे हैं, तो हर एक कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट का, उसकी कॉपी देनी पड़ेगी और मेमोरेंडम ऑफ टर्म्स देने पड़ेंगे अगर ये अनरिटन है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर कोई भी मेंबर इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। पेनल्टी कितनी लगेगी?
₹25,000 पर डिफॉल्ट पर पेनल्टी लगेगी, और ऑफिसर अगर यहाँ पर डिफॉल्ट में है तो ₹5,000 की पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 191 बात करता है कि डायरेक्टर्स को यहाँ पर किस तरीके से पेमेंट की जाएगी अगर कुछ भी लॉस होता है ऑफिस का, ठीक है, ऑन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स प्रॉपर्टी या शेयर्स। कोई भी डायरेक्टर्स यहाँ पर कॉम्पनसेशन नहीं रिसीव कर सकते हैं, मतलब रिसीव कर सकते हैं आई मीन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इन कनेक्शन विद। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे डायरेक्टर नहीं होंगे जो कि कॉम्पनसेशन रिसीव करें अगर उनका कोई भी ऑफिस, मतलब उनको कोई भी लॉस होता है इन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर हमारे डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर ने के पास में जो भी अंडरटेकिंग्स थी, सिक्योरिटीज थी, उनको कोई लॉस होगा तो कंपनी यहाँ पर इनको कॉम्पनसेट नहीं करेगी। कब कॉम्पनसेट कर सकती है? अगर पर्टिकुलर्स जो डिस्क्लोज किए गए हैं, ठीक है, मेंबर्स को और अप्रूव किए गए हैं आपके जनरल मीटिंग में, तो ऐसी सिचुएशन में तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर ये अलाउड नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। तो लीगल कॉम्पनसेशन यहाँ पर दिया जाता है टू एमडी डब्ल्यूटीडी, दैट इज होल टाइम डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अगर यहाँ पर बिना अप्रूवल के रिसीव हुआ तो फिर ये आप इन किस में रखोगे, इसको ट्रस्ट में रखोगे फॉर कंपनी। आगे समझ में? देखो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि अगर कोई लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी शेयर्स, तो डायरेक्टर्स को कॉम्पनसेशन हम नहीं देंगे कि भाई यहाँ पर उन्होंने कुछ भी अंडरटेकिंग प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करा है या शेयर्स को ट्रांसफर करा है, टेक ओवर हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इनका जो कंट्रोल है वो 1/3 वोटिंग राइट से ज्यादा का है, ऐसी सिचुएशन में कब अलाउ किया जाएगा, कि कब कॉम्पनसेट किया जाएगा? अगर यहाँ पर पर्टिकुलर्स डिस्क्लोज किए गए मेंबर्स को और इनको अप्रूव किया गया जनरल मीटिंग में कि भाई इनको ठीक है हम लोग यहाँ पर कॉम्पनसेट कर देते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? तो लेजिट कॉम्पनसेशन दिया जाएगा यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर्स को एंड होल टाइम डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर को विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्टर्स डिफॉल्ट करेंगे तो कितना फाइन लगेगा? 1,00,000 रुपीज का। रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स विद डायरेक्टर्स, तो यहाँ पर अगर नो अरेंजमेंट है वेयर डायरेक्टर्स और कनेक्टेड पर्सन एक्वायर एसेट्स फ्रॉम कंपनी फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, ठीक है। ऐसा कोई अरेंजमेंट यहाँ पर है ही नहीं कि भाई हम अपने जो भी डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उन वो एसेट्स एक्वायर कर ले कंपनी से फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन या फिर वाइस वर्सा। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ करना है तो अप्रूवल लेना होगा बोर्ड से और समटाइम्स शेयर होल्डर से भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू। तो यहाँ पर हमें मिसयूज या फिर ऐसा नहीं करना कि सेल्फ डीलिंग करने लग जाए। सेक्शन 193 कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पर्सन कंपनी, तो ये इन्फॉर्म करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को 15 दिन के अंदर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल बाय बोर्ड, ठीक है, कि भाई यहाँ पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो हमारे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। इंश्योर करेंगे कि आरओसी का सुपरविजन हो हमारी ओपीसी की एक्टिविटीज में। अगर सेक्शन 194 की बात करें तो फॉरवर्ड डीलिंग्स की बात करें सिक्योरिटीज में, अर्लियर यहाँ पर जो डायरेक्टर्स और केएमपीज थे फ्रॉम फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन कंपनीज सिक्योरिटीज, ठीक है, इनको यहाँ पर क्या किया था, पहले प्रोहिबिटेड किया गया था, अब ये सेक्शन जो है वो हटाई दिया गया। सेक्शन 195 अगेन यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग की बात कर रहा था, तो इन्होंने प्रोविजन बनाया था शिफ्टेड टू सेबी प्रोहिबिशन ऑफ। पहले क्या था कि इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर की किस तरीके से इसे रेगुलेट किया जाए, रोका जाए। अब यहाँ पर सेबी की अपनी जो डायरेक्शंस और रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से हम जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो, याद कर लेना इसको, थोड़ा अजीब सा बोरिंग सा है ये वाला सेक्शन। एंड इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर 12 है वो भी कंप्लीट हो गया है। साथ में गाइज यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 28 से यहाँ पर पीएफआरडी के लिए स्पेशल मैराथन सेशंस रहेंगे, जिसमें कि हम लोग एक एक कर सभी सब्जेक्ट्स को अपना कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इन सेशंस को यहाँ पर ज्वाइन करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।